हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल लड्डू ब्रोज। आई एम विश्वास। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन देखा था, ठीक है। आर एस अग्रवाल और प्रीवियस ईयर सीबीएसई का क्वेश्चन देखे थे। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, आर एस अग्रवाल का ही बाकी और क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और इससे हम लोग क्या खत्म कर देंगे इस वीडियो में, nth टर्म से रिलेटेड। इसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और मैं कहता हूं अगर अभी तक जितना भी वीडियो है आप लोगों ने देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो खत्म करते हैं। एक वार्म अप क्वेश्चन लेते हैं। ये पूछा गया था सीबीएसई 2017 में। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच नंबर्स 2p-1, 3p+1 एंड 11 आर इन एपी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में पूछा गया था। मैं चाहता हूं एक बार वीडियो पॉज करो और इसको अटेम्प्ट दो, ठीक है। इट्स अ वार्म अप क्वेश्चन। अच्छा, ये 3 नंबर एपी में है, ठीक है। एपी में है मतलब इसमें कुछ जोड़ा होगा तो ये मिला होगा, ठीक है। और जो नंबर इसमें जोड़ा था ये पाने के लिए वही नंबर इसमें जोड़ेंगे ये पाने के लिए, ठीक है। ये वो मतलब पहले टर्म में जो नंबर जोड़ा था सेकेंड टर्म पाने के लिए, सेकेंड टर्म में वही नंबर जोड़ेंगे थर्ड टर्म को पाने के लिए। अच्छा, तो पहले पता कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ा गया था कि हमको सेकेंड टर्म मिल गया। ये कितना है, ये p+2, ठीक है। और देखो यही नंबर अगर मैं 3p+1 में जोड़ दूं तो मुझे 11 मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस है ये। तो 3p+1 प्लस p+2 इज इक्वल्स टू 11। ये क्या था, ये कॉमन डिफरेंस डी 11। तो यानी 4p+3 इज इक्वल्स टू 11। तो 4p इज इक्वल्स टू 8, p इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो पहले कॉमन डिफरेंस पता करते हैं। d इज इक्वल्स टू p+2, p कितना है 2, यानी d इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। और हमको क्या पता करना है, अब अगर मैं d ना भी निकालूं तब भी मुझे तीनों टर्म पता चल जाएगा। सिर्फ हमको इसमें p की वैल्यू तो रखनी है। तो p की वैल्यू इसमें रखो तो 2p-1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 × 2 - 1 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। 3p+1 इज इक्वल्स टू 3 × 2 - 1 +1 इज इक्वल्स टू कितना, 7 और 11, ठीक है। तो ये 3 टर्म हो गए एपी के, यही निकालना था, यही आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो पूछा है सीबीएसई 2017 में। Which term of AP 2019:1/4, 18:1/2 is first negative term? अच्छा, ये पूछा है। अच्छा, पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या। पहले सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने पे मत जंप करते हैं। क्या करते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या डेटा दे रखा है। पहला टर्म है 20, कॉमन डिफरेंस है 19:1/4 -20 इज इक्वल टू -3/4। तो कॉमन डिफरेंस है -3/4, ठीक है, -3/4। अच्छा, और क्या पता है हम लोगों को? हम लोगों को इसके अलावा फॉर्मूला पता है एक nth टर्म का, ये फॉर्मूला पता है, ठीक है। अच्छा, हमसे पूछ रहा है कि सबसे पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है, और मुझे पता सिर्फ इतना ही है। चलो फिर मैं अज्यूम करता हूं कि सपोज द nth टर्म is the first negative term,
ठीक है, ये तो मैं मान सकता हूं ना अभी तक, ये तो अभी कोई रूल वायलेट नहीं कर रहा ना मेरा, कि अगर मैं मान लूं कि nth टर्म मेरा फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो बताओ मैं क्या लिख सकता हूं nth टर्म के बारे में। ये लिख सकता हूं ना। अच्छा, ए इसकी वैल्यू रख देते हैं। आई होप यू नो हाउ वी सॉल्व इनइक्वालिटीज। नहीं तो देखो इधर, सपोज दो नंबर है मेरे पास a और b, ठीक है, और ऐसे है कि a b से छोटा है, ठीक है, एक कोई दूसरा नंबर और है c, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों में से c घटा दूंगा, सॉरी ठीक है, अभी देखते हैं यहां कैसे यूज होता है। a की वैल्यू रखते हैं, a कितना है 20 प्लस n-1, d कितना है -3/4 इज लेस देन 0, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है, b की जगह क्या है मेरे पास 0, a की जगह क्या है मेरे पास ये पूरा नंबर, ठीक है, ये पूरा नंबर a की जगह, ठीक है। मैं c को क्या चूज करता हूं अपने, मैं c को अपने अगर 20 चूज करूं और इन दोनों में से माइनस करूं तो होगा ना, तो इसको मैं सीधा ऐसे लिख दूं, ठीक है। और एक चीज जानो, अगर ये मेरे पास a इज लेस देन b है, ठीक है, और अगेन मेरे पास सपोज, चलो मैं c की जगह e नंबर ले लेता हूं, ठीक है, या e ले लेता हूं, d कॉमन डिफरेंस कोई रहने, और d अगर पॉजिटिव नंबर है ना, अगर d पॉजिटिव नंबर है तो ऐसा रहेगा, a इंटू ई विल अगेन बी लेस देन b इंटू ई। कंडीशन क्या है, e पॉजिटिव है, ठीक है, e पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसको चलो यहां अप्लाई करते हैं। अब मेरे पास a की जगह क्या है n-1 मल्टीप्लाइड बाई -3/4, b की जगह क्या है -20। मैं क्या करता हूं, मैं अब अपने e को 4 चूज करता हूं और दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं, तो n-1 -3, ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन इस तरफ क्या हो जाएगा -20 इंटू 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी का साइन जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, ठीक है, तो n-1 -3 इज लेस देन -80, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, अगर मेरे पास a इज लेस देन b है, ठीक है, और मेरे पास एक नंबर f है और f एक नेगेटिव नंबर है, तो क्या होगा देख लो, इनइक्वालिटी बदल जाएगी। और मैं चाहता हूं क्या करो तुम, a की जगह एक पॉजिटिव नंबर रखो, b की जगह, या फिर a और b दो नंबर तुम ऐसे चूज करो, ठीक है, ताकि उनके बीच में ये रिलेशन हो, सपोज 5 और 7, ठीक है, और c तुम कोई सा भी नंबर चूज कर लो, ठीक है, और 5 और 7 में से घटा दो, ठीक है, तो तुम देखोगे कि जो दोनों का रिजल्ट आएगा फिर से यही रिलेशन होल्ड कर लेगा। सपोज मैं 9 दोनों में से घटाने के लिए सोचता हूं, तो 5 - 9 विल अगेन बी लेस देन 7 - 9, ठीक है, ठीक है। सपोज मेरा e फिर से मैं 9 ही चूज करता हूं, ठीक है, और दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखो फिर, लेकिन सपोज
मैं क्या कहता हूँ, अपने f को मैं -9 कर देता हूँ, तब देखो इस तरफ कितना हो जाएगा -45, इस तरफ हो जाएगा कितना -63, और ये बड़ा है। समझ में आया? इसका हम लोग अब यहां यूज करने वाले हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या करने वाले हैं? ठीक है, अच्छा ये ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, ये जो रिलेशन है ई की जगह सपोज ई कोई नंबर होता, ठीक है, तो a बाई ई कर देते, ठीक है, पॉजिटिव, और b बाई ई, तब भी यही रिलेशन होल्ड करता। ठीक है, सेम गोज फॉर f। इस तरफ क्या करते हैं, मैं कह रहा हूं कि या तो -3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, या तो -1/3 दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बात बराबर है ना। तो क्या करते हैं, -3 से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, तो क्या होगा, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो n-1 विल नाउ बी ग्रेटर देन -80/-3। ठीक है, अब नॉर्मली पहले थोड़ी देर सॉल्व करते हैं। वापस मुझे n पता करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों तरफ मैं दोनों तरफ मैं अगर 1 प्लस कर दूंगा तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, यहां से, ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों के लिए वैलिड है ये रिलेशन। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, दोनों तरफ +1 कर देता हूं, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, 80/3 + 1 इज इक्वल्स टू n इज ग्रेटर देन 83/3। अच्छा, पहले इतना इसको अलग से लिखता हूं मैं, n इज ग्रेटर देन 83/3, और अगर मैं इसको डेसिमल में लिख दूं तो n इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 27.66। अच्छा, और हम लोगों ने एक बार बात किया था कि n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज और कही थी, एक चीज और उस समय कहा था कि हम लोगों के इस रिलेशन को पता ही नहीं है, इस रिलेशन को, ये जो फॉर्मूला है इसको पता ही नहीं है कि n इंटीजर होना चाहिए। n की वैल्यू जो तुम रखोगे इसमें, उस हिसाब से तुमको an मिलता जाएगा। पता तो हमको है ना कि n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, तो हम पुट कर रहे हैं n की जगह। इतना बहस करने के बाद फाइनली तो n इज ग्रेटर देन 27.66, मतलब कि मेरा जो पहला नेगेटिव टर्म है ना, पहला नेगेटिव टर्म वो 27.66 से बड़ा है। अच्छा, 27.66 से जस्ट बाद वाला इंटीजर कौन सा है, 28। 28 इज द आंसर। समझ में आया कैसे? देखो, ये एपी हम लोगों का घट रहा था। ठीक है, घटते घटते मैंने कहा था कि या तो मुझे 0 मिल सकता है, ठीक है, 0 नहीं मिलेगा तो इसके बाद मुझे एक नेगेटिव मिलेगा। सपोज मुझे 0 नहीं ही मिला, ठीक है, अगर 0 मिलता तो ये सॉलिड नंबर आता 27.6, ठीक है, 27 आता, एक सॉलिड नंबर आता अगर 0 मिलना होता तो। समझ लेना कैसे। अच्छा, अब देखो, मुझे एक नेगेटिव नंबर मिला है, ठीक है, मुझे एक नेगेटिव नंबर मिला है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में पुट करने के हिसाब से उस नेगेटिव नंबर के लिए जो मुझे n मिला है ना, वो तो वैलिड ही नहीं है। मतलब फॉर्मूले ने मुझे सिर्फ एक हिंट दिया है कि 27.66 से जो बड़ा n होगा ना, अब n की वैल्यू अगर तुम 27.66 से बड़ी रखोगे तो तुमको जो हर टर्म मिलेगा वो नेगेटिव होगा। तो 27.66 एक इंटीजर नहीं है, लेकिन इंटीजर 28 है, 29 है, 30 है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब इसके बाद से 28 टर्म के बाद से इंक्लूडिंग 28 मुझे नेगेटिव टर्म मिलना शुरू हो चुका है। समझ में आया? चलो ठीक है, अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाना। तो एक काम करना, इस सीरीज को उल्टा चलाना। सपोज -37 -32 और 5 और घटा देते हैं, माइनस कितना
कितना हो गया 27, ठीक है, -22। पता करो कि फर्स्ट पॉजिटिव टर्म कौन सा है, समझ गए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो सीबीएसई 2005 में पूछा गया है। पूछा गया है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, A4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा डायरेक्ट मैं करूंगा, लेकिन आप लोग स्टेप के हिसाब से करिएगा। प्रूव दैट 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। प्रूव करना है A25 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स A11। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये आइडिया मिल गया होगा कि इसी में से मुझे ए और डी के बीच में कुछ रिलेशन मिल रहा होगा। सपोज फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, ठीक है। तो A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1D इज इक्वल्स टू A प्लस 3D, ठीक है। और दे क्या रखा है, ये तो 0 है, इसका मतलब A इज इक्वल्स टू -3D। अच्छा, ये प्रूफ करना हम लोगों को। अच्छा, A25 इज इक्वल्स टू कितना होता है, A प्लस 24D, 25 माइनस 1D, ठीक है। और A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करूं मैं, कैसे करूंगा, A की वैल्यू रख के कर देता हूं। A कितना है, -3D, कितना 21D, ये कितना -3D प्लस 10D इज इक्वल्स टू 7D। तो ये तो हो गया यार, 3 टाइम दिख रहा है। तो क्या करो तुम, खाली चुपचाप रेशियो ले लो इसका। दिस वॉज अ फेयरली इजी क्वेश्चन, ठीक है। भले ही थोड़ा देखो, क्वेश्चन में डेटा पुट करने से और क्वेश्चन को मैनिपुलेट करने से कभी नहीं डरना है, ठीक है। नहीं तो वो यही चाहते ही हैं कि तुम जहां डरो कुछ गलती करो, लेकिन तुम नहीं करोगे, मुझे पता है, और गलती करना भी नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is find the common difference of an AP whose first term is 5, the sum, और ये पूछा गया है CBSE 2012, ठीक है। क्या कह रहा है कि A is equals to 5, ठीक है। और क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म्स A प्लस D, A प्लस 2D, सॉरी A प्लस 3D, है ना। पहले 4 टर्म यही होंगे। नेक्स्ट 4 टर्म्स आर A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D। और क्या क्या रहा है कि इन चारों को मैं सम करूं और इन चारों को सम करूं, तो क्या हो रहा है कि ये जो सम है ये इसका आधा है इस सम के। मतलब A प्लस D, ठीक है, बीच में ब्रैकेट डाल लेना अपनी सहूलियत के लिए, A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D, ये जो सम है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, A प्लस 7D। अब क्या करना है, कुछ नहीं, मैनिपुलेट। इस ब्रैकेट को खोलो, क्या मिलेगा, 4A प्लस 6D, है ना, 1/2। फिर से क्या मिलेगा, 4A प्लस कितना, 9, 15, 22। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो
4a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 2a प्लस 11d, इसमें से 2 कॉमन लेके काट दिया है और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2a इज इक्वल्स टू 5d, ठीक है, और a कितना दिया है, a 5 दिया है, तो यानी दिस इंप्लाइज d इज इक्वल्स टू 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना है हम लोगों का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है ए pth टर्म, और ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी तक। ए pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड qth टर्म इज P। तो AP इज इक्वल्स टू Q एंड AQ इज इक्वल्स टू P टू प्रूव P प्लस qth टर्म इज इक्वल्स टू 0। ये तो लग रहा है किया हुआ है। लेट्स सॉल्व। सीधा A और D रखना है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें से इसको घटा दो तो A प्लस P माइनस 1D इज इक्वल्स टू Q, A प्लस Q माइनस 1D इज इक्वल्स टू P माइनस माइनस माइनस, तो P माइनस Q, D इज इक्वल्स टू Q माइनस P, D इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। -1 आएगा, देख लेना इसको। अच्छा हाँ, और D उठा के इसमें पुट कर देना है, तो A प्लस Q माइनस 1, D की जगह -1 इज इक्वल्स टू P, तो A माइनस Q प्लस 1 इज इक्वल्स टू P, तो A इज इक्वल्स टू P प्लस Q माइनस 1। अच्छा, अभी मुझे तक ये पता चला है D -1 है, A P प्लस Q -1 है, और मुझे क्या पता करना है A P प्लस Q। इसका मतलब A प्लस P प्लस Q -1D। A की वैल्यू रखो P प्लस Q -1, ठीक है, प्लस P प्लस Q -1, D की वैल्यू -1, P प्लस Q -1 माइनस P प्लस Q -1, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट कट गया, इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब जल्दी से। सो दिस क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर A एंड L। ठीक है, एक AP है, AP जिसका पहला टर्म A है, ठीक है, और जिसका आखिरी टर्म L है, ठीक है। शो दैट द सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड इज A प्लस L। प्रूफ करना है AN, ठीक है, प्लस A। अगर मैं कहूं nth टर्म फ्रॉम लास्ट और उसको मैं -n से डिनोट कराऊं तो कंफ्यूज मत होना, ये -n नेगेटिव में नहीं कह रहा हूं। -n कहने का मतलब है मेरा कि नेगेटिव टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, ये कितना है, किसके बराबर, A प्लस L के बराबर, ठीक है। और ये रिजल्ट याद कर लेना। तो अगेन फर्स्ट टर्म इज A एंड सपोज द कॉमन डिफरेंस इज D। अच्छा, तो फटाक से पहले AN लिख लेते हैं, ठीक है, यानी nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज दिस। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो किसी क्वेश्चन में याद है पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि L को पलट दिया था, कि इस पूरे प्रोग्रेशन को हम लोगों ने पलट दिया था, और पलट के क्या किया था, हम लोगों ने अपना फर्स्ट टर्म ही A बना लिया था। उस केस में nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द AP whose फर्स्ट टर्म इज L एंड लास्ट टर्म इज A, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा उस केस में, -D, ठीक है। और -n कहने का मतलब मेरा है कि इस AP का, अच्छा रुको, मैं क्या कह रहा हूं, देखो फिर से सुनो। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये AP पता है जिसका पहला टर्म A है और आखिरी टर्म है L, ठीक है। तो मुझे nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का फॉर्मूला पता है ना, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूं कि अब मैं क्या करता हूं कि इस जो AP है ना,
इसके पहले टर्म को मैं इसके आखिरी टर्म को मैं अपना पहला टर्म बना लेता हूं, ठीक है, और इसके पहले टर्म को आखिरी टर्म बना लेता हूं, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हम लोगों की ए यहां पर फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, ठीक है, सपोज इसको ए नॉट कह देता हूं, ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी एल, ठीक है, डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी, ठीक है, डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी, कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में इस एपी के लिए एनलेट टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि ये जो an हमें मिला है, ठीक है, वो ओरिजिनल एपी के लिए nth टर्म फ्रॉम लास्ट है, ठीक है, यानी कि मेरा a माइनस n, ठीक है, a माइनस n इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1d है, ठीक है, कहां के लिए, तो यहां के लिए, ठीक है, इस एपी के लिए nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, और इस एपी के लिए यही चीज nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, an और a माइनस n को प्लस कर देना है, an प्लस a माइनस n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d प्लस l माइनस n माइनस 1d, a प्लस l बचेगा, ठीक है, n माइनस 1d तो कट जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, क्या किया है मैंने, ठीक है। नहीं तो अगर थोड़ा लंबा करना चाहते हो तो क्या करो, पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करो, ठीक है, फिर ये पता करो कि nth टर्म फ्रॉम एंड के लिए, ठीक है, कौन सा टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला बताया था, ठीक है, उससे पता करो, उससे सॉल्व करने की कोशिश करो, तब भी यही आएगा, ठीक है। ये थोड़ा टाइम सेवियर और मोर एफिशिएंट तरीका है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE 2014, ये मेरे बोर्ड के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, सरप्राइज। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5। असल में मेरे पेपर में ये नहीं आया था, मेरे पेपर में आया था 2 और 5, ठीक है, मेरे पेपर में पूछा था डिविजिबल बाय 2 और 5, तब क्वेश्चन बदल जाएगा, ठीक है, ये मेरे दोस्त के पेपर में आया था, ठीक है। तो 101 और 999 के बीच में मुझे नंबर पता करने हैं, ठीक है, नंबर्स पता करने हैं नंबर ऑफ नंबर्स पता करने हैं जो 2 और 5 से डिविजिबल हों। अच्छा, 101 एक एक्सट्रीम है, ठीक है, 99 ये अलग स्ट्रीम है, ठीक है, ये लास्ट नंबर और ये फर्स्ट नंबर, और इन दोनों के बीच में मुझे पता करना है कि कितने ऐसे मुझे नंबर्स मिलेंगे जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हों। अच्छा, पहले इंडिविजुअली देखते हैं, 2 से डिविजिबल होने चाहिए ना। अच्छा, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, पहला नंबर होना चाहिए 102, 104, 106, 108, 110, ठीक है, ऐसे ही करो। आखिरी नंबर क्या होना चाहिए, 998, 996, 994, है ना, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा, ओ 3, ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझसे ना तो पूछ रहा है कि कितने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल होने चाहिए, और ये भी नहीं पूछ रहा है कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होने चाहिए। मुझसे ये पूछ रहा है मुझे इतने नंबर बता दो
जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हों। अच्छा 102 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल नहीं है। 105 5 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा अगला नंबर ये 104 2 से डिविजिबल है, 5 से नहीं। ठीक है 1110, ठीक है 110 5 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। अच्छा ये नंबर्स तो नहीं थे, यहां पर भी नहीं है। अच्छा दूसरा जो आ रहा है 120, मुझे लगता है ये 2 से भी डिविजिबल है ना। अच्छा 130 भी 2 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। मतलब अगर 2 and 5 का एलसीएम निकले तो कितना निकलेगा 10। तो जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। अब बना लोगे एपी। देखो पहला नंबर इन दोनों के बीच में 110, दूसरा नंबर 120, तीसरा नंबर 130। अच्छा पैटर्न मुझे दिखाई देना शुरू हो गया है। अब मैं जल्दी से नंबर लिखता हूँ। ठीक है आखिरी नंबर क्या था 999, लेकिन आखिरी नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा बताओ 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 990। एपी का पहला टर्म पता है मुझे आखिरी टर्म पता है, मुझे कॉमन डिफरेंस पता है। तो अब किस बात का इंतजार कर रहे हो, निकाल दो ना। 990 इज इक्वल्स टू 110 प्लस n-1। ये समझ में आया ना कैसे, बहुत बात कर ली है इसके ऊपर। 880 इज इक्वल्स टू n-1 10, n is equals to 89. So there are 89 such numbers that are divisible by 2 and 5 both. अगर ये कोई पूछ दे डिविजिबल बाय 2 और 5, डिविजिबल बाय 2 और 5, फिर क्या करोगे। डिविजिबल बाय 2 और 5 फिर क्या करोगे। अच्छा देखो इसको मिटाते हैं पहले, ये तो हो गया। अच्छा अगर मैं इसमें कहूं कि डिविजिबल बाय 2 and 3 and डिविजिबल बाय 2 and 3 and 5, तब 2 3 और 5 का एलसीएम लेके फिर बनाओगे। अच्छा 2 4 और 5 का फिर बताओ, फिर 2 4 और 5 का एलसीएम निकालोगे, कितना आएगा उसका एलसीएम 20 आएगा, तब बनाओगे। ठीक है अच्छा अब ये देख लेते हैं 2 और 5 का कैसे निकलेगा। 2 और 5 जो ऐसे नंबर मुझे बता दो इस एपी के बीच में जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। तो 102 104 106 108 110 ठीक है से लेकर 998 तक कितने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। पहला सीधा रख रहा हूं मैं, पता चल जाना चाहिए अपने आप। क्या लिख रहा हूं मैं, इतने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है 101 से लेकर 999 तक के बीच में कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। इसको रखो और जो है कि इससे पहले n निकालो। 995 से 105 प्लस n-1 डी कितना हो गया 5। ठीक है कितना आ रहा है ये 170
178, तो n इज इक्वल टू 179, ठीक है। तो इतने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, अच्छा, और इतने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। 449 नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, और इतने नंबर हैं जो मेरे से 5 से डिविजिबल हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ध्यान दो एक बात का कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा ना, तो देखो 110, 120, 130 जैसे नंबर 2 बार जोड़े जाएंगे, ठीक है। अगर मैं देखो इसमें क्या है, इसमें यहां से लेकर यहां तक में 449 टर्म है, ठीक है, 449 टर्म है, और इन 449 टर्म्स में से 110, 120, 130 जोड़ लिए गए हैं, ठीक है। और इन 179 टर्म्स में 110, 120, 130 जोड़ लिए गए हैं। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के अगल बगल लिख दूं, इन दोनों को जोड़ने का मतलब यही है कि पहले मैं 102 लिखूं, ठीक है, फिर 105 लिखूं, इस तरीके से लिस्ट बनाऊं, और ये एपी नहीं होगा। 104 लिखूं, फिर 105 लिखूं, फिर 106 लिखूं, फिर 108 लिखूं, 110 लिखूं, फिर 110 लिखूं। इसी तरीके से आगे चल के कहीं मैं 120 और 120 2 बार लिखूंगा। तो क्या हो रहा है, इस तरीके के नंबर्स 110, 110, 120, 120, 130, 140 ऐसे 2 बार काउंट हो जा रहे हैं। इसका मतलब मुझे एक बार काउंट घटाना पड़ेगा। कैसे नंबर्स का? ऐसे नंबर्स का। और ये मैंने पता किया था पिछले वाले उसमें, और कितना आया था उसका आंसर? 89 आया था। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, 449, 179 को ऐड करूंगा, और जो रिजल्ट आएगा मेरे पास उसमें से इसको घटा दूंगा। सपोज सम रिजल्ट आ रहा है सम -89, और ये जो मेरे पास आंसर आएगा यही मेरा आंसर रिपोर्ट होगा। समझे? पहले मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे नंबर निकाल रहा हूं जो 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है। फिर निकाल रहा हूं ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, जो 5 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, और उन दोनों को जोड़ रहा हूं। जोड़ने से मेरे पास सिर्फ एक दिक्कत आ रही है कि जो 110 ऐसे नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं वो 2 बार काउंट हो रहे हैं। 2 बार काउंट हो रहे हैं तो मुझे एक बार उसका काउंट घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं उसको घटा दूंगा तो मुझे सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर निकाल लेते हैं, कितना है? 449 प्लस 179 कितना हो गया? 8, 628 माइनस 89, 9, 3, 5। तो 539 ऐसे नंबर हैं जो 2 या 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसको एक बार पूरा अच्छे से करके देख लेना, वीडियो दोबारा देख लेना इस सेक्शन का, ठीक है। चलो, ये हम लोगों का कंक्लूड हो गया है। इसके बाद एनर टर्म से रिलेटेड जितने भी तरीके के प्रॉब्लम है सब सॉल्व कर जाओ, सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगले वीडियो में मिलेंगे अब।